रिट्रैक्शन, इन बच्चों में चेस्ट एक्सपांशन बहुत ज़्यादा होती है ताकि लंबी लंबी सांस खींचते हैं। और ये बच्चे जो है सम टाइम ब्लू होते हैं क्योंकि इन बच्चों को हाइपोक्सीमिया होती है। क्या होती है? हाइपोक्सीमिया। तो आप लोग एग्जाम में दो चीज़ आएगी, एनी बेबी हु डिलीवर before the 32 week of pregnancy followed by early symptom of respiratory problem that is called neonatal respiratory distress syndrome। इसका दूसरा नाम क्या है? एनीवन? इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? एक तो NRDS है, दूसरा क्या है? इसको हम हाइलीन मेम्ब्रेन लंग डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलीन मेम्ब्रेन लंग डिजीज। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय हाइलीन मेम्ब्रेन लंग डिजीज। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि जो NRDS है इसमें इनिशियली हम बच्चे के अंदर चेस्ट एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है। कौन सी? ग्राउंड ग्लास। तो अगर आप लोगों ने या जो हम NRDS पढ़ते हैं इसकी एक्सरे जब करते हैं so there will be ground glass appearance। तो बच्चों के अंदर जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ व्हाट? NRDS। ठीक है जी, ये NRDS के अंदर होता है। फिर दूसरी बात, अगर एक बंदा है ना वो फैक्ट्री वर्कर है, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ जाए, वो क्या है? एस्बेस्टोसिस है। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस अगर अर्ली लाइफ बच्चों में आ जाए तो NRDS है, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले के ऑक्सीजन सपोर्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को ऑक्सीजन दे दे, तो हम एंट्यूबेशन करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। और अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीवियरली वो हाइपोक्सिक है और हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि बच्चा शायद वो अभी मर ना जाए, तो मे भी वेंटिलेटरी सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड, हम वेंटिलेशन पे भी डाल सकते हैं। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब कि वो सांस जो बंदा खुद ना ले सके वो मशीन के जरिए इंसान को दी जाए, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। तो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं, एंट्यूबेट करते हैं, ब्रोंको डायलेटर स्टार्ट कराते हैं। क्या स्टार्ट कराते हैं? ब्रोंको डायलेटर और आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट। जो सर्फेक्टेंट है वो हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं और वो इसलिए देते हैं ताकि बच्चे के अंदर लंग्स कोलैप्स को कम से कम करे और उसकी लंग्स जो है वो एक्सपांड रहे। ठीक है जी, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ NRDS। फिर इसके बाद आप लोगों ने घर जाके देखना है, दैट इज कॉल्ड GIT एनोमली। GIT एनोमली के अंदर, अब वो तो हम रेडियोलॉजी में भी पढ़ेंगे क्योंकि हम पिक्चर के जरिए वो इन्वेस्टिगेशन और जो पिक्चर थे उस दफ़ा हम बेरियम स्वालो वगैरह या अल्ट्रासाउंड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन GIT एनोमली में अब ब्रैकेट में लिखे नंबर 1 हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या लिखना है? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है स्टमक के अंदर वो नेर होता है, तो जो फूड है वो स्टमक से प्रॉपर तरीके से आगे नहीं जाती, तो स्टमक बिकम डिस्टेंडेड। उसमें ओलेव शेप मास होता है। क्या होता है? ओलेव शेप मास। पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है और प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग। ये हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो हम मैनोमीट्री करते हैं। क्या करते हैं? मैनोमीट्री और बेरियम स्वालो करते हैं। तो बेरियम स्वालो पे हमें डायलेटेड स्टमक नजर आएगी और नीचे स्फिंक्टर जो है वो क्या होगी? नैरो होगी। इसी तरह हम एकलीजिया में भी मैनोमीट्री करते हैं, बेरियम स्वालो करते हैं। उसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होता है। क्या होता है? बर्ड बीक, वो एकलीजिया में है। और हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर डायलेटेड स्टमक होंगे और टेपरिंग एंड होती है। टेपरिंग एंड का मतलब नैरो एंड होती है। ठीक है जी, इसका जो ट्रीटमेंट है वो हेलर मायोटोमी है। क्या है? हेलर मायोटोमी। कि जो मसल्स है उनको काटते हैं, उनके अंदर जो टोन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उनको कम करते हैं ताकि जो फूड है वो स्टमक से आगे ड्यूडिनम तक आराम से जाए। ठीक है जी। फिर नीचे लिखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, हम फीड्स के अंदर व्हाट इज मेंट बाय एंटासुसेप्शन। क्या चेक करेंगे? एंटासुसेप्शन। अगर इंटेस्टाइन का एक पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, वो टेलीस्कोपिंग करे डिस्टल पार्ट में तो उसको क्या कहते हैं? एंटासुसेप्शन। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। ये हम एक्सरेज वगैरह में भी देखेंगे। फिर थर्ड नंबर लिखे वॉल्वुलस। क्या आप लोगों ने देखना है? वॉल्वुलस। देखें VOLVULUS, दैट इज कॉल्ड वॉल्वुलस। वॉल्वुलस वो कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाती है, इसका कहते हैं वॉल्वुलस। इससे मेजेंटेरिक एस्कीमिया के चांसेस ज्यादा होती है एंड इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए मेकल डाइवर्टिकुलम। क्या याद रखना है? मेकल डाइवर्टिकुलम। याद है कि नहीं? मेकल डाइवर्टिकुलम में आप लोगों को रूल ऑफ 2 आना चाहिए। ठीक है जी, कि मतलब रूल ऑफ 2 का मतलब क्या है? 2% बॉयज के अंदर होता है, 2% पॉपुलेशन में होता है। फिर ये 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है। ठीक है जी। और इसमें 2 टाइप्स के एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने, और इसके लिए टेक्नीशियम 99 स्कैन करते हैं। ठीक है। सो मेकल डाइवर्टिकुलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और 2 मैंने बताई है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हर्शफंग डिजीज। ये आप लोगों को पहले से पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। ये जो 5-6 एनोमलीज हैं अगर GIT के अंदर आती है तो बच्चों में यही होता है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं वो शेड्यूल शेयर करूंगा ग्रुप में जो लेटेस्ट है, EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है जी। जो EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल है कि किस माह में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। जिस तरह बच्चा होता है ना, हम पीठ में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि आपने बच्चे को हिफाजती टीके लगवाए कि नहीं लगवाए, किस उम्र में कौन से टीके लगवाए, आप चार्ट ले आई है कि नहीं।
तो हम ये पढ़ेंगे कि MMR कब लगाया जाता है, OPV कब लगाया जाता है, ठीक है जी। तो इसके मंथ्स के साथ हमने वो वैक्सीन याद रखने हैं। तो वो तो शेड्यूल होता है ना, API शेड्यूल, वो आप लोगों ने देखना भी है, बट जो लेटेस्ट है, जो सबने एक याद करना है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। सो EPI शेड्यूल के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट वैक्सीन नाम है और इसके साथ उसकी मंथ है, तो मतलब कौन सी मंथ में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने एग्जाम से एक दिन पहले करके जाना है, क्योंकि इस तरह की जो टेबल्स वगैरह है ये बंदा पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, तो आप लोगों ने इसको आखिर में करना है, ठीक है जी। और आखिर में एक और है, इसको कहते हैं IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है जी। IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, इसकी भी अलग जो है ना टेबल है, वो भी आप लोग चाहे जहां से भी देखें, ये करेक्ट फॉर्म में मिलेगी नहीं, ये बहुत स्केर्ड फॉर्म है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को लिख के देना है IMNCI, ठीक है जी। IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है जी। कि अगर बच्चा माइल्ड डिहाइड्रेट है तो उसको कितना फ्लूइड देंगे, अगर वो मॉडरेट डिहाइड्रेट है तो कितना फ्लूइड देंगे, अगर सुअर डिहाइड्रेट है तो कितना फ्लूइड देंगे, ठीक है जी। ये क्लासिफिकेशन और ये जो API शेड्यूल है, ये आप लोगों को दोनों मिल जाएगी। और आप लोगों ने 3-4 दिन पहले एक ग्रुप में किसी ने, आई नो कि आप लोग का ग्रुप था या सेकंड था, आई डोंट रिमेंबर, किसी ने डेवलपमेंटल माइलस्टोन शेयर किए थे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी लिखें कि बच्चा किस एज में क्या सीखता है। ये तो आप लोगों ने NRE 1 में भी पढ़ा होगा कि भाई पेंसिल ग्रिप किस उम्र में करता है, वॉक किस उम्र में करता है। इस तरह बच्चा स्टैंड सेट करता है विदाउट सपोर्ट, वो 6 मंथ है। फिर बच्चा क्रॉल करता है 9 मंथ्स में, स्टैंड होता है विदाउट सपोर्ट 1 ईयर में, ठीक है जी। तो ये जो मोटी मोटी चीजें है ना, अगर आप लोग CK2 USMLE स्टेप 2 बुक उठाकर देखें तो उनमें ये चीज़ें उन लोगों ने बोल्ड करके लिखी है, मतलब ये है कि हाईलाइट करके लिखी है। जो चीज़ें हाईलाइटेड है वो आप लोग याद रखें, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बस ये शेड्यूल मुझे बता दे रट के, नहीं, वो आपसे इसमें 2-3 सवाल करेगा कि एक बच्चा है वो सर्कल किस एज में ड्रा करता है, एक बच्चा है वो क्रॉस या रेक्टेंगल किस शेप में, सर्कल मतलब एज में ड्रा करता है। तो जस्ट इसकी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है ना, वो आप लोगों ने करके जाना है। तो ये अगर आप लोगों ने इतना पीट्स के बारे में पढ़ा तो आप लोगों ने यही आप लोगों से पीट्स का जो स्टेशन है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अगर आप लोग बैक एंड पे जाकर पीट्स के जितने क्वेश्चन आए हैं ना वो देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से ही मिलता है, ठीक है जी। फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ना है हाउ टू टेक पीट्स हिस्ट्री। अगर एक पेरेंट्स है वो बच्चे को लेके आए हैं बुखार के साथ, तो आपने हिस्ट्री बच्चे से नहीं लेनी, माँ बाप से लेनी है कि बच्चे के सवालात कैसे पूछने हैं। तो उसके बारे में हमने फिर उसके ट्रिक्स पढ़ने हैं। इसमें 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर का मतलब बच्चे की मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, एरिया ऑफ डिलीवरी कि घर में पैदा हुआ या अस्पताल में पैदा हुआ। फिर हमने ये भी पूछना है कि बच्चे को जो दूध वो दे रही है, माँ दे रही है कि बोतल फीडिंग है, तो फीडिंग हिस्ट्री इसमें बहुत जरूर है। और एक इसमें वैक्सीनेशन हिस्ट्री है। क्या है? वैक्सीनेशन। तो ये मेडिकल जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है ना, OD पारा, ये सारा वही है, बट जहाँ से हम उसमें पूछते हैं ना कि आपको कोई और बीमारी है कि नहीं, MS दास, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें 4 पिलर हम पूछते हैं। आखिर में क्विकली हम पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि बच्चे की डिलीवरी कहाँ पे हुई, किस मूड से हुई, नॉर्मल हुई या C सेक्शन से हुई, इससे पहले कितने बच्चे हैं, और दूसरी बात इसकी फीडिंग हिस्ट्री क्या है और उसकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी। ये हम क्विकली पूछते हैं और इसमें हम कुछ टॉपिक्स करेंगे। सबसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बच्चों के अंदर जो होती है वो फीवर है। क्या है? फीवर है। फीवर मतलब बुखार बच्चों को ज्यादा होती है। और नंबर 2 एलर्जी। क्या होती है? एलर्जी होती है। और आप लोगों ने इस फीवर के साथ पता है क्या जोड़ना है, जो एग्जामिनर लव टू आस्क, दैट इज कॉल्ड फेब्राइल फीवर। इसको फेब्राइल फिट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। जिस तरह अगर एक बच्चा है उसको सीजर पड़ रही है, उसको फिट्स आ रही है, बट दैट फिट भी कॉल्ड फीवर, इसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं या फेब्राइल सीजर कहते हैं। तो हम फेब्राइल सीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम हिस्ट्री लेंगे तो एक टॉपिक आप लोगों ने और भी करना है, एक दम जस्ट पढ़े, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हु नो कि मैं भी आ जाए। सेरेब्रल पॉल्सी। क्या देखना है? सेरेब्रल पॉल्सी। ये बच्चों के अंदर होता है, एक कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। आप लोग जब इंशाल्लाह पीड में जाएंगे तो सेरेब्रल पॉल्सी के जो बच्चे हैं वो आप लोगों को मिलती है। पहले के सेरेब्रल पॉल्सी, ये आप लोगों के पास चाहे 3-4 वर्डिंग में आप लोग इसका डेफिनेशन क्या है, इनकी रूट वेल या रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये भी कभी कभार जस्ट वो पूछते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के जो बच्चा होता है ना, इसको जब हम ट्रीट करते हैं तो एक डॉक्टर का काम नहीं है, मल्टीपल डॉक्टर्स टुगेदर दे ग्रुप एंड मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग फॉर सेरेब्रल पॉल्सी। और सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर बच्चे की जो इंप्रूवमेंट है वो टाइम टू टाइम आता है, वो 1-2 दिन में नहीं आती, ठीक है। इसमें बच्चे की मूवमेंट खराब होती है। सेरेब्रल का मतलब होता है सेरेब्रम, इसका मतलब मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन उसकी पॉल्सी है, मतलब पैरालाइज है। तो फिर बच्चे के अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे कि नहीं? और जब मेंटल प्रॉब्लम ब्रेन के मेजर पार्ट में होंगे तो उससे बच्चे का चलना, बच्चे का उठना, बच्चे का बोलना, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो हम सेरेब्रल पॉल्सी के ऊपर कुछ बात तो करेंगे, बट दैट इज मोर देन एनफ टू गो फॉर पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। ओके, क्या करें, क्लास ले सकते हैं कि नहीं?